Hello everyone, welcome to Diksha Rankers. So in this class we are going to discuss the grammar and exercise portion of chapter 7 from your class 8 Radiance book. Yes, हम आपके class 8 के Radiance book से आज ग्रामर और एक्सरसाइज वाले पोर्शन को डिस्कस करने वाले हैं। इसके पहले हमने इस चैप्टर के चैप्टर एक्सप्लेनेशन को देखा था, साथ ही साथ हमने इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस थे उन सबको हमने सॉल्व किया है। अगर आपने उन क्लासेस को अटेंड नहीं किया है तो वे सारे वीडियोस आपको दीक्षा रैंकर्स के प्लेलिस्ट में मिलेंगे। साथ ही साथ उन वीडियोस के लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो आप डायरेक्ट उस लिंक के थ्रू जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि इस क्लास को अटेंड करने से पहले हमारे चैप्टर एक्सप्लेनेशन और क्वेश्चन आंसर वाले वीडियोस को जाकर ज़रूर से देख लें, क्योंकि जब आप उन वीडियोस को देख लेंगे तो हमारे इस क्लास को समझना आपके लिए और भी आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगा, लिंक के थ्रू जाकर आप उस वीडियो को देखिए, देन आकर आप इस क्लास को अटेंड कर सकते हैं। आइए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ वर्ड स्टडी। आपको पता होगा कि ये जो वर्ड स्टडी सेक्शन होता है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सा सेक्शन होता है आपके चैप्टर का। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि वर्ड स्टडी का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। The first question is, find out from the text the words that refers to the mountain and the squirrel and put them in the appropriate box below. One has been done as an example. तो आपको क्या करना है कि पाठ में जो आपके एक्सरसाइज में पहाड़ और गिलहरी से संबंधित उन शब्दों को ढूंढना है, और ढूंढ कर जो नीचे बॉक्स दिया गया है उस बॉक्स में आपको उन वर्ड्स को लिखना है। एक आपके यहाँ पर आपको एक एग्जाम्पल दिया गया है, यहाँ पे माउंटेन है और यहाँ है स्क्वायरल। माउंटेन को क्या बोला गया है? माउंटेन को लार्ज बोला गया है और स्क्वायरल को स्प्राई बोला गया है। लार्ज का मतलब क्या होता है? लार्ज का मतलब होता है बड़ा, और स्प्राई का मतलब होता है फुर्तीला या चंचल। आपको गिलहरी के लिए और पर्वत के लिए दो वर्ड्स आपके चैप्टर में मिलते हैं, और भी जो वर्ड्स यूज़ किए गए हैं उन सारे वर्ड्स को आपको इनबॉक्स में फिल करना है। तो आइए देखते हैं। तो माउंटेन को आपके चैप्टर में बिग कहा गया है और लार्ज कहा गया है, मतलब बड़ा कहा गया है। स्क्वायरल को आपके चैप्टर में क्या बोला गया है? लिटिल प्रिग बोला गया, स्मॉल स्प्राई। स्प्राई अगेन आपको ऊपर मिल जाता है यहाँ पे। तो लिटिल प्रिग और स्मॉल कहा गया है। लिटिल प्रिग मतलब क्या होता है? तुच्छ प्राणी, छोटा जीव, और स्मॉल का मतलब होता है छोटा। ये थे आपके और भी वर्ड्स जो माउंटेन और स्क्वायरल के लिए आपके चैप्टर में यूज हुए हैं। मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे है फ्रेजल वर्ब। फ्रेजल वर्ब हमने अपने बहुत सारे क्लासेस में फ्रेजल वर्ब को डिस्कस किया है, लेकिन यहाँ पे हम फिर से आज इसको डिस्कस करेंगे। फ्रेजल वर्ब को समझने से पहले हम सबसे पहले इस वर्ब को समझेंगे। आपको पता होगा कि वर्ब किसे कहते हैं। वर्ब हम किसे कहते हैं? वर्ब जो होता है यह है, अ वर्ब इज अ वर्ड दैट शोज एन एक्शन। अ वर्ब इज अ वर्ड दैट शोज एन एक्शन। तो वर्ब क्या होता है? ये एक्शन को शो करता है, मतलब कि वह शब्द है जो किसी कार्य, अवस्था या घटना को दर्शाता है। और वर्ब क्या होता है? वर्ब जो होता है वो सेंटेंस का मेन पार्ट होता है। और ये जो वर्ब होता है ये करता क्या है? ये जो हमारा सब्जेक्ट होता है, जो हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है, ये वर्ब जो होता है उसके कार्य को दर्शाता है। हमारा सब्जेक्ट क्या करता है, कैसा महसूस करता है, या क्या है। ये जो तीनों क्वेश्चंस के आंसर जिससे मिलते हैं वो है हमारा वर्ब। अब फ्रेजल वर्ब क्या है यहाँ पे आपको पढ़ना है। आपको यहाँ वर्ब नहीं पढ़ना है, क्योंकि वर्ब तो आपको पता चल गया कि वर्ब होता क्या है। यहाँ पे आपको पढ़ना है फ्रेजल वर्ब। तो फ्रेजल वर्ब क्या होता है? अ फ्रेजल वर्ब इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ वर्ब एंड वन और मोर पार्टिकल्स। जब वर्ब के साथ कोई प्रीपोजिशन या कोई एडवर्ब्स आ जाते हैं, प्रीपोजिशन और एडवर्ब्स आ जाते हैं, तो ये जो दोनों वर्ड्स हैं ये मिलके क्या बनाते हैं? फ्रेजल वर्ब्स बनते हैं। एंड टुगेदर क्रिएट अ न्यू मीनिंग डिफरेंट फ्रॉम द ओरिजिनल वर्ब। ये ओरिजिनल वर्ब के मीनिंग से बिल्कुल अलग एक मीनिंग को क्रिएट करते हैं। हम जब एग्जाम्पल लेंगे, जब पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आइए देखते हैं
The expressions taken in line 8 of the poem is a phrasal verb. आपका जो पोएम दिया गया है उसके 8th लाइन में आपको एक वर्ड मिलता है विच इज टेकन इन, जो कि एक फ्रेजल वर्ब है. व्हेन अ वर्ब इज फॉलोड बाय अ प्रीपोजिशन और एन एडवर्बियल पार्टिकल्स इट कॉल्ड अ फ्रेजल वर्ब. अगेन वही बात जो हमने आपको बताई कि जब किसी वर्ब के साथ कोई प्रीपोजिशन आ जाता है या फिर कोई एडवर्बियल पार्टिकल्स आ जाते हैं तो वे क्या बन जाते हैं, वे बन जाते हैं फ्रेजल वर्ब. The meaning of a phrasal verb is different from the meaning of its part. मतलब कि जो phrasal verbs होते हैं उनका जो meaning होता है उनके ओरिजिनल मीनिंग से बिल्कुल अलग होता है. For example, in taken in, take and in have independent meanings, but when in is added to take it become a phrasal verb. जैसे कि हम एग्जाम्पल लेते हैं कि जो टेक होता है उसका जो मीनिंग होता है वो अलग होता है और जो इन होता है उसका भी मीनिंग अलग होता है, लेकिन जब हम इन दोनों को साथ में लेते हैं तो ये फ्रेजल वर्ब बन जाता है और इनका जो मीनिंग है वो पूरी तरीके से बदल जाता है. जब हम टेक और इनको साथ में लेते हैं तो इसका जो मीनिंग है वो क्या हो जाता है, इट मीन्स कंसीडर और इंक्लूडेड, which is different from the meaning of its part, जो कि इनकी अलग अलग मीनिंग से बिल्कुल अलग है. Here are few more phrasal verb that have the verb taken in them. मतलब और भी यहाँ पे बहुत सारे phrasal verb दिए गए हैं जिन पे take जो है उसमें added है, जैसे कि है take after, take away, take back, take down, take off, take on, take out, take over, take up. Look up a dictionary and find out each one of these means and try to make them in the sentences. मतलब कि और भी सारे words यहाँ पे दिए गए हैं जिनमें कि आपको टेक मिल रहा है. टेक के साथ हम एक प्रीपोजिशन को ऐड करके एक फ्रेजल वर्ब बनाते हैं. तो आपको बताना है कि ये जो वर्ड्स हैं इनका मीनिंग क्या है और आपको इसको एक सेंटेंस में इससे आपको एक सेंटेंस बनाना है. तो आइए हम सबसे पहले देखते हैं टेक आफ्टर. सो टेक आफ्टर का जो मीनिंग होता है वो क्या होता है, टू रिजेंबल अ फैमिली मेंबर इन अपीयरेंस और बिहेवियर. किसी से मिलते जुलते होना स्वभाव में या रूप में. जैसे हम किसी को बोलते हैं ना कि उसकी शक्ल एकदम अपने दादाजी की तरह है तो वो बिल्कुल अपने पिताजी की तरह दिखता है. जैसे कि हम सेंटेंस लेते हैं, प्रिया टेक्स आफ्टर हर मदर इन लुक्स एंड पर्सनालिटी. नेक्स्ट है टेक अवे. टेक अवे का जो मीनिंग होता है वो क्या होता है, टू रिमूव और सब्सट्रैक्ट समथिंग, घटाना या ले जाना, किसी चीज़ को रिमूव करना या किसी चीज़ में से घटा देना. तो यहाँ पे हमारा सेंटेंस है, द वेटर कम टू टेक अवे द एम्प्टी प्लेट्स आफ्टर वी फिनिश्ड ईटिंग. नेक्स्ट है टेक बैक. टेक बैक का जो मीनिंग होता है वो क्या होता है, टू रिटर्न समथिंग टू इट्स ओरिजिनल प्लेस और ओनर और टू रिट्रैक्ट अ स्टेटमेंट. वापस लेना या किसी बात को वापस लेना को हम बोलते हैं टेक बैक. तो यहाँ पे हम एक सेंटेंस बनाते हैं, आई हैड टू टेक बैक द बुक आई बोरोड फ्रॉम द लाइब्रेरी. नेक्स्ट है टेक डाउन. टेक डाउन मतलब होता है टू डिसमेंटल और राइट डाउन इंफॉर्मेशन, मतलब उतारना या लिख देना. टेक डाउन मतलब होता है किसी चीज़ को उतार लेना या लिख देना, मतलब किसी चीज़ को कॉपी कर लेना. तो क्या है यहाँ पे सेंटेंस क्या है, द टीचर आस्क्ड अस टू टेक डाउन द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स फ्रॉम द लेसन. नेक्स्ट है टेक ऑफ. टेक ऑफ का हिंदी मीनिंग क्या होता है, टेक ऑफ का मीनिंग क्या होता है, टू रिमूव समथिंग और टू लीव द ग्राउंड. जो हमारा प्लेन होता है वो क्या होता है, टेक ऑफ होता है. आपने सुना होगा कि हमारा प्लेन क्या हो गया, टेक ऑफ हो गया. इट मीन्स टू रिमूव समथिंग और टू लीव द ग्राउंड. हटाना या उड़ान भरने को हम क्या बोलते हैं, टेक ऑफ. सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा, द एयरप्लेन took off on time despite the heavy rain. नेक्स्ट है टेक ऑन. टेक ऑन का मीनिंग क्या होता है, टू एक्सेप्ट अ चैलेंज, रिस्पॉन्सिबिलिटी और जॉब.
मतलब चुनौती या जिम्मेदारी लेना। जब हम किसी चीज़ को, किसी चुनौती को एक्सेप्ट करते हैं या किसी जिम्मेदारी को हम लेते हैं। सेंटेंस हो जाएगा शी डिसाइडेड टू टेक ऑन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑर्गेनाइजिंग द इवेंट। नेक्स्ट है टेक आउट। टेक आउट का जो मीनिंग होता है वो है टू रिमूव और एक्सट्रैक्ट समथिंग और टू गो आउट सोशली, निकलना या बाहर ले जाना। हमारा सेंटेंस हो जाएगा I took out my notebook to jot down the lecture notes. Next है take over. Take over का जो मीनिंग होता है वो क्या होता है? To assume control और responsibility, मतलब नियंत्रण लेना। हमारा सेंटेंस हो जाएगा after the manager resigned, her assistant had to take over the project. नेक्स्ट है टेक अप। टेक अप का जो मीनिंग होता है वो होता है टू बिंग डूइंग अ न्यू एक्टिविटी और हॉबी, नई चीज़ शुरू करना। सेंटेंस हो जाएगा आई वॉन्ट टू टेक अप पेंटिंग एज अ हॉबी दिस ईयर। तो ये थे आपके फ्रेजल वर्ब्स के मीनिंग और साथ ही साथ उन सारे फ्रेजल वर्ब्स को हमने सेंटेंस में यूज़ किया। So move to our next question. Fill in the passage given below with the phrasal verb in the box. So नीचे क्या किया गया, नीचे आपको एक पैसेज दिया गया है और फ्रेजल वर्ब्स को उस पैसेज में आपको फील करना है। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। पुट ऑन जिसका मतलब होता है टू वेयर मतलब पहनने के लिए। लुक आफ्टर, टेक केयर ऑफ मतलब का ध्यान रखना या ख्याल रखना। नेक्स्ट है कैरी ऑन, और कैरी ऑन का क्या मतलब होता है? कैरी ऑन का मतलब होता है जारी रखना, कंटिन्यू। नेक्स्ट है पास अवे। पास अवे मीन्स वेस्ट मतलब होता है बर्बाद करना। लुक आउट मतलब होता है बाहर देखो। टू वॉच। नेक्स्ट है ब्रिंग अप मतलब होता है रियर अ चाइल्ड, एक बच्चे का पालन पोषण करना। तो ये थे आपके फ्रेजल वर्ब्स और ये थे इनके मीनिंग। तो आपको क्या करना है, आपको इन फ्रेजल वर्ब्स को इस पैसेज के अंदर फील करना है। सो फर्स्ट है पेरेंट्स लुक आफ्टर, यहाँ पे आपको एक ऑलरेडी फील किया हुआ है। लुक आफ्टर देयर चिल्ड्रेन विथ प्रॉपर केयर, दे मेक देम लर्न हाउ टू यहाँ पे पुट ऑन, हाउ टू पुट ऑन ड्रेसेस, फुल स्टॉप। दे bring up their kids with affection, full stop. They continue their education in best possible school, full stop. The time passes away fast. The parents become older than the children care of their old parents. तो ये थे आपके फ्रेजल वर्ब जिनको हमने यूज़ किया इस पैसेज के अंदर। अब आइए हम इस पूरे पैसेज को एक बार समझ लेते हैं। तो क्या है, पेरेंट्स लुक आफ्टर देयर चिल्ड्रन विथ प्रॉपर केयर। तो लुक आफ्टर मतलब होता है देखभाल करना। तो माता पिता अपने बच्चों की उचित देखभाल करते हैं। दे मेक देम लर्न हाउ टू पुट ऑन ड्रेसेस। पुट ऑन का मतलब आपको हमने भी बताया कि पुट ऑन का मतलब होता है पहनने के लिए। तो वे उन्हें कपड़े पहनना सिखाते हैं। हमारे जो माता पिता होते हैं वो हमें कपड़े पहनना सिखाते हैं। दे ब्रिंग अप देयर किड्स विथ अफेक्शन। और ब्रिंग अप मतलब क्या होता है? ब्रिंग अप का मतलब होता है एक बच्चे का पालन पोषण करना। वे अपने बच्चों को प्यार से पालते हैं। They continue their education in best possible school. वे उनकी शिक्षा को सर्वोत्तम संभव स्कूलों में जारी रखते हैं, मतलब वे जितना अच्छा हो सके उस स्कूल में अपने बच्चे को पढ़ाते हैं। नेक्स्ट है द टाइम passes away fast. passes away मतलब होता है बीत जाना। तो समय तेजी से बीतता है। द पेरेंट्स बिकम ओल्डर, और अब क्या होता है, माता पिता जो है वो बूढ़े हो जाते हैं। देन द चिल्ड्रेन टेक केयर ऑफ देयर ओल्ड पेरेंट्स, और जो
बच्चे होते हैं अपने बूढ़े माता पिता की देखभाल करते हैं। अरे जहाँ पर जिस फ्रेजल वर्ब की ज़रूरत थी हमने यहाँ पे फिल किया और इस तरीके से हमारा जो पैसेज है वो कंप्लीट होता है। अब आइए हम देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट जो पोर्शन है वो है कॉम्पोजिशन। कॉम्पोजिशन का मतलब होता है रचना। तो आइए हम देखते हैं कि आपके कॉम्पोजिशन में क्या दिया हुआ है। कॉम्पोजिशन में है कि राइट अ पैराग्राफ इन अबाउट 50 वर्ड। आपको 50 वर्ड में एक पैराग्राफ लिखना है। पैराग्राफ का हमारा टॉपिक क्या है? एवरीवन हैज़ हिज और हर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस। मतलब हर किसी की अपनी ताकत और कमजोरी होती है। हर किसी का क्या होता है? वीकनेस होता है और स्ट्रेंथ होता है। तो इसके बारे में आपको एक पैराग्राफ लिखना है। तो आइए हम लिखते हैं। पैराग्राफ लिखने से पहले मैं आपको एक बात हमेशा बोलती हूँ कि जब हम कोई पैसेज लिखते हैं, कोई पैराग्राफ लिखते हैं, तो आप कोशिश करें कि इससे आपको हेल्प मिले। हेल्प लेकर आप खुद से अपने पैसेज या पैराग्राफ को लिखने की कोशिश करें, क्योंकि जब आप खुद से लिखेंगे तो जो आपकी राइटिंग स्किल है वो क्या होती है? इन्हांस होती है, उसमें इम्प्रूवमेंट होता है। तो आप कोशिश करें कि इसको पढ़ें, समझें और फिर खुद से लिखने के लिए एक बार ट्राई करें। तो आइए देखते हैं कि हमने अपने पैराग्राफ में क्या लिखा है। Everyone has strengths and weaknesses that makes them unique. हर किसी में ताकत और कमजोरियां होती हैं जो उन्हें यूनिक बनाता है, मतलब अद्वितीय बनाता है। Strengths help us shine and achieve goals. ताकत हमें चमकने और हमारे गोल को हासिल करने में मदद करती है। मतलब ताकत से हम क्या करते हैं? साइन करते हैं और साथ ही साथ ये हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करती है। While weaknesses teach us to grow and improve. जबकि कमजोरियाँ हमें आगे बढ़ने और बेहतर बनने की शिक्षा देती है। मतलब कि हमारी जो स्ट्रेंथ होती है वो तो इम्पॉर्टेंट होता ही है, साथ ही साथ हमारी जो वीकनेसेस होती हैं वो भी हमारे लाइफ में उनका भी रोल बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। Embarrassing both is essential for self-awareness and personal development. आत्म जागरूकता और आत्मविश्वास के लिए दोनों को अपनाना जरूरी है और साथ ही साथ हमारे व्यक्तिगत विकास के लिए भी दोनों को अपनाना जरूरी है। By focusing on strengths and working on weaknesses, we can become better version of ourselves and achieve success. अपनी ताकत पर ध्यान केंद्रित करके और कमजोरियों पर काम करके हम खुद को बेहतर बना सकते हैं और सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो हमारे लाइफ में वीकनेस हो या हमारी स्ट्रेंथ हो, इन दोनों का रोल बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। यहाँ पे जो हमारा आज का क्लास है एंड होता है। हमने सारे क्वेश्चन आंसर्स कर लिए, हमने जितने भी एक्सरसाइज और ग्रामर के पोर्शन थे उन सब को हमने कवर किया। आई होप कि आपको जितने भी हमने यहाँ पे क्वेश्चन आंसर्स कराए हैं, एक्सरसाइज और ग्रामर के पोर्शंस कराए हैं, वो अच्छे से समझ में आ गए होंगे। लेकिन फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर अपने डाउट और क्वेरीज को लिख सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि सारे डाउट और क्वेरीज को हम दूर करें। अगर आपने हमारे पिछले वीडियोस को नहीं देखा है तो उन वीडियोस के लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आप जाकर डायरेक्ट उस लिंक के थ्रू उन वीडियोस को देख सकते हैं और उनसे सीख सकते हैं। आज का क्लास आपको कैसा लगा? डू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियोस। अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ हमारे वीडियोस को शेयर करें और हमारे चैनल दीक्षा रैंकर्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।